कैसे हो बच्चों। मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं चैप्टर 3 या चैप्टर 2, कुछ भी कहो, नंबर से क्या फर्क पड़ता है। सप्लाई अंडर जीएसटी। चैप्टर 2 बेसिकली आपके मॉड्यूल के अंदर सप्लाई है, लेकिन हमारे बुक के अंदर चैप्टर 2 डेफिनेशंस है एंड चैप्टर 3 सप्लाई है। तो आइए पहले रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि हमने क्या कराया था। सारा कुछ भूल जाओगे नहीं तो। सेक्शन 7, हाँ जी, सेक्शन 7(1)(a) में क्या था? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर डबल ए आया था आरडब्ल्यूए वाला। आरडब्ल्यूए के अंदर कुछ एग्जिबिशंस आई थी। 7500 रुपए फॉर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है जी, याद आ रहा है कुछ कुछ। बी के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसके बाद क्या था? शेड्यूल 1, अगर विदाउट कंसीडरेशन हो 4 पॉइंट्स थे, प्लस शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया था कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। शेड्यूल 2 के लिए सेक्शन 7(1)(a) की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसीडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, प्लस माइनस शेड्यूल 3 जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर जो शेड्यूल 1 के अंदर एक पॉइंट था ना, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और इसमें एक पॉइंट आता था रिलेटेड पर्सन वाला। उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, तो उस पर बहुत क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है। इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है वो, क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। ठीक है ना। तो उसमें होना क्या है, अगर आप किसी बिजनेस के लिए, बिजनेस और नॉट के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, ठीक है। अगर आप गुड्स की बात हम कर ही नहीं रहे, गुड्स की बात कस्टम में चली गई भैया। गुड्स की बात आते ही साथ बोल देना भैया हमारे को नहीं पता कस्टम जाने, हमें कस्टम नहीं है हमारे सिलेबस में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात अगर हो रही है, एक काम करते हैं वो चार्ट ही खोल लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से याद आ जाएगा। यस, दिस वन। आहा, ये हुई ना बात, बना बनाया मसाला मिल गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसीडरेशन, अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, बिजनेस के लिए हो या ना हो, सेक्शन 7(1)(b। भैया रिलेटेड पर्सन की बात हम अलग करेंगे, अगर नॉन रिलेटेड बंदा है तो यही कवर हो जाएगा। ऑल्दो इसके अंदर एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर है जी, हमने लिखवा रखा है आपको, हाँ 9/2017 आईजीएसटी रेट पॉइंट नंबर 10। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके पेपर्स में कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए घबराना मत कि सर ने बताया था, वो तो आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के तहत ये भी आइडियली बिजनेस के ऊपर ही जीएसटी लगता है, लेकिन आप पेपर के अंदर यही लिखोगे भैया हम सेक्शन 7(1)(b) के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, हो या ना हो जीएसटी नहीं है, एग्जामिशन हमको नहीं पता। या लिखोगे तो एग्जामिशन का फिर नोटिफिकेशन नंबर याद करके लिख के आना, 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स पॉइंट नंबर 10। 9/2017 ही था ना, हाँ जी, 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। ठीक है, या फिर नोटिफिकेशन लिख के आना। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, आपके पास पैसा इन्वॉल्व नहीं है और रिलेटेड पर्सन से आपने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिया है, पर्सनल लिया है एग्जाम्ड, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिया है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। और रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन कहां थी? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और वहां पे लिखा हुआ था बहुत सारी चीजें, उसमें से एक स्पेसिफिक था मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ये पेट है, इस पे क्वेश्चन आता है। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली कौन है? स्पाउस, चिल्ड्रन, ये तो बाय डिफॉल्ट है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द असेसी, अगर वो होली डिपेंडेंट होंगे तभी वो रिलेटेड पर्सन में काउंट होंगे, सप्लाई मानी जाएगी इसके अकॉर्डिंग। चलिए आइए,
अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, अब आएगा मजा। सर मजा आएगा पक्का। हाँ आपको मजा आना चाहिए बच्चों, इतनी मेहनत करी आपने, सारा जीएसटी पढ़ा, तो अब मजा तो आना चाहिए। मेघराज एंड लिमिटेड wishes to commence the business of supplying ready-made garments with पंजाब, विद इन पंजाब, यानी कि इस बंदे की स्टेट है पंजाब में, एंड इन नेबरिंग स्टेट्स, अरे भैया आसपास की स्टेटों में भी काम करना है, दिल्ली एंड हरियाणा। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी एंड लेविएबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन द सेम। अरे भैया लोकल सेल करेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इंटरस्टेट सेल करेगा तो आईजीएसटी लगेगा। सेक्शन 9 के बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हो इसमें। Taxable event under GST, the supply of goods or services or both made for consideration in the course of furtherance of business। बहुत है मटेरियल दोस्तों आपके पास लिखने के लिए, आपको सोचना पड़ेगा शॉर्ट कैसे करूं। CG and SGST will be levied on interstate supplies, IGST will be levied on the interstate supply। ये तो बच्चा सा क्वेश्चन था सर, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो सर हम फट्टे चक देंगे। अब आगे देखिए धीरे धीरे। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ प्राइवेट, भैया भैया रुक जा, हाँ इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इज प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू इट्स ब्रांच रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, अपनी किसी और ब्रांच में। दोस्तों याद आना चाहिए आपको सेक्शन 25, अगर दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हो दूसरी स्टेट अपना जीएसटी क्यों छोड़ेगी, ठीक है। विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई बात नहीं बच्चे, विदाउट एनी कंसिडरेशन भेज ले तू, सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच। अच्छा जी, वेस्ट बंगाल से कस्टमर को बेच दो, लेकिन दिल्ली से वेस्ट बंगाल को रिवेन्यू तो शिफ्ट कराओ पहले। द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजैक्शन दैट विल बी अंडरटेकन बाय इट वुड नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व्ड। अरे नहीं भैया नहीं, ascertain whether the transfer of goods by Damodar to its branch office would qualify as supplies। No, as per schedule 1 read with section 71C, सेक्शन 71C, सेक्शन 71C कहता है शेड्यूल 1 के अंदर विदाउट कंसिडरेशन भी अगर चीजें इन्वॉल्व होंगी तो जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 when made in the course of furtherance of business is deemed as supply even if made without consideration। yes, याद आ रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है। सिंस दामोदर एंड इट्स ब्रांच लोकेटेड इन अदर स्टेट आर डिस्टिंक्ट पर्संस, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन देम वुड क्वालिफाई एज सप्लाई। सेक्शन 25 का भी रेफरेंस आप दे सकते हो कि सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग दीज आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्संस। पृथ्वी एसोसिएट्स इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, भाई माल बेच रहा है, सर्विसेज नहीं बेच रहा। इट इंक्वायर्स फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration। क्या कुछ एक्टिविटीज हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई ट्रीट की जा सकती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ। अरे हाँ भाई, अरे ये तो सेक्शन 71 ए को लिख दिया पहले थोड़ा सा, इसने आंसर में क्या किया, सेक्शन 71 ए को थोड़ा सा लिख दिया, फिर शेड्यूल 1 को लिख दो भैया पूरे चारों पॉइंट्स। वो तो घोटा मार के पी रखे हैं सर हमने, अब लिख देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू एनुमरेट सच एक्टिविटी, सेक्शन 71A लिखा, सेक्शन 71C के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 लिखा। अगर आपको सेक्शन 71C याद ना भी रहे तो आप सीधा शेड्यूल 1 भी लिख सकते हो एज पर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्संस, प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल। ये देखो हमारे एडिटर साहब लाइट का भी ध्यान नहीं रखते, लाइट ही कटवा दी है, अभी ऑन करवा के आया हूं। चलो, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, थर्ड पॉइंट था ना, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एंड फोर्थ पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत पहले का होगा, ये लेटेस्ट में क्वेश्चन नहीं पाएगा, ये आपके इंस्टीट्यूट की बुकलेट में है शायद पीछे। तो इस तरीके के अब सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ही कम आते हैं, अगर आ जाए तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए एग्जामिनर का कि भैया आपने तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, कंपोजिट सप्लाई। अरे याद आ रहा है सर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, सेक्शन 8। कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज व्हिच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। अरे नहीं सर, वो तो मिक्स सप्लाई था।
याद आ रहा है? या आपने लिखना है पेपर के अंदर सेक्शन 8 रेड विद सेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, डेफिनेशंस ऑफ मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई हैज बीन एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 2। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई की टैक्सेबिलिटी को सेक्शन 8 में दिखाया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ कंसीडरिंग टैक्स लायबिलिटी एग्जामिन द वैलिडिटी, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप नॉट करेक्ट को पेपर के अंदर अच्छे से हाईलाइट करो, सेक्शन 8 सेक्शन 2 को अच्छे से हाईलाइट करो। फॉर कंसीडरिंग टैक्स लायबिलिटी, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। जहां पे नेचुरल बॉन्डिंग होगी वहां पे कंपोजिट सप्लाई की बात होती है। जहां पे बहुत सारे आइटम्स हैं अलग अलग रेट्स के और आप हर एक का अलग अलग रेट नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको एक कंसोलिडेटेड प्राइस दिया जा रहा है। जैसे कि हल्दीराम्स का गिफ्ट पैकेट, आपने 500 रुपए का गिफ्ट पैकेट लिया, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी है, उसमें चिप्स भी है, आपको अलग अलग प्राइस नहीं बताया जाता। दैट विल एन्यूमरेट मिक्स सप्लाई एंड दैट विल अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। It is mixed supply that is treated as supply of that particular goods or services which attract the highest rate of tax। अब डिपेंड करेगा आपके पेपर में ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। 2 मार्क्स का है तो शॉर्ट में निपटाना, 5 मार्क्स का है तो अच्छे से बता देना। बता देना कि हमें ज्ञान है सर इस टॉपिक का। ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर ए ट्रांजेक्शन टू कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। पहली बात क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, कतई नहीं करना। क्या गुड्स है या सर्विस है, पहले ये देख लेना। अब ये क्या कह रहा है, ट्रांसफर और टाइटल और पोजेशन जरूरी है एक ट्रांजैक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉल कराने में। शेड्यूल 2 याद आना चाहिए आपको, शेड्यूल 2 के अंदर सारे पॉइंट्स ऐसे ही थे। टाइटल एज वेल एज पोजेशन बोथ नीड टू बी ट्रांसफर्ड फॉर ए ट्रांजैक्शन टू बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। इन केस टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड द ट्रांजैक्शन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों? टाइटल आपने दिया नहीं, यूज, राइट ऑफ यूज दे दिया। ठीक है। शेड्यूल 2, इन सम केसेस पोजेशन में बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। हायर परचेज याद आ रहा है, हायर परचेज के अंदर आपको पोजेशन इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाता था, जबकि ओनरशिप आपकी कुछ सालों बाद जब आप पूरी पेमेंट कर देते हो तब ट्रांसफर होती थी। बट टाइटल में भी ट्रांसफर्ड एट ए फ्यूचर डेट, जब आप पूरी ईएमआई चुका दो, like in case of sale on approval basis or hire purchase arrangement, such transaction will also be termed as supply of goods in terms of schedule 2। सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, मतलब लग रहा है कि हम सब कुछ आता है हमें। हाँ बच्चों, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए क्वेश्चंस की क्लास बना रहा हूँ। आइए अगला क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अप्लाई टू सप्लाई। क्या ये सप्लाई है अंडर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1? ओ भैया ये तो शेड्यूल 1 के पीछे ही पड़ गए हैं, सारे क्वेश्चन शेड्यूल 1 पे आ रहे हैं। ओके, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली। दिल्ली में फैक्ट्री है भैया, दीपो मुंबई में। अरे भैया ये माल बेचेगा इंटरस्टेट, ये माल बेचेगा अपनी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। मेरे को इतनी सी लाइन पढ़ते ही सब समझ में आ रहा है। बोथ दिस एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली का दिल्ली स्टेट का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा आपको। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू द मुंबई डिपो विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व, so that the same can be sold from the depot। अरे भैया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1 of the CGST Act, this transaction will be deemed as supply even if made without consideration because supply of related and or distinct persons as mentioned in section 25। अगर लिख दो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद आए कोई बात नहीं, ठीक है। Supply of goods and or services between related persons or between distinct persons as specified in section 25 is supply even without consideration provided it is made in the course of furtherance of business। A person who has obtained more than one registration whether in one state or union territory shall in respect of each such registration be treated as distinct persons। बिल्कुल वही लाइनें आ रही है जो हमने आपको करा रखी हैं। Factory and depot of Sulekha manufacturer are distinct persons, therefore supply of goods from Delhi factory of Sulekha to Mumbai depot without consideration but in the course of furtherance of business is supply। अगला पार्ट, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। चेन्नई में आर्किटेक्ट है भैया। हिज ब्रदर हु इज वेल सेटल्ड इन लंदन। भैया प्लीज नोट, वेल सेटल्ड इन लंदन, ओके, इज ए वेल नोन लॉयर। भाई साहब वो कुख्यात लॉयर है, उसको सब जानते हैं, वो बढ़िया बिजनेस कर रहा है। यानी कि क्या वो रमन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन रमन और नॉट? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ही इज वेल सेटल्ड।
रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। पहली बात तो उसने बिजनेस के लिए नहीं ली, उसने पर्सनल ली है। दूसरी बात, उसका ब्रदर वेल सेटल्ड है, उसका ब्रदर वेल सेटल्ड है, तो दोनों ही केसेस से ये जीएसटी से बाहर हो जाएगा। आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। As per Schedule 1, read with Section 71C, import of services by a taxable person from a related person, यहाँ पे पर्सन हो चुका है, ये गलत आ रहा है बुक के अंदर, आप पर्सन हो चुका है ये। From a related person located outside India without consideration is treated as supply if it is provided in the course or furtherance of business। ठीक है जी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का यहां लिखा हमने, उसके बाद एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 पे पहुंच जाओ कि भैया रिलेटेड पर्संस की डेफिनेशन के अंदर फैमिली की डेफिनेशन क्या कहती है। रिलेटेड पर्संस की डेफिनेशन में आता है दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन क्या कहती है एज पर सेक्शन 2, कौन कौन है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, बाय डिफॉल्ट दे आर रिलेटेड, बट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट। अब ये बेचारा डिपेंडेंट है नहीं, फैमिली डिस्प्यूट के लिए, लड़ाई के लिए बात कर रहा है, वो बिजनेस के लिए बात कर भी नहीं रहा। ठीक है। रमन एंड रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर। Raman and his brother cannot be considered to be related. Cannot be considered related. Why? Because he is not dependent on Raman. Raman is a well-known lawyer and so not wholly mainly dependent on Raman. Further, Raman has taken legal advice from him in personal matters. Business matters में तो ली भी नहीं भाई उसने. In the course of furtherance of business था. ठीक है जी. And not in the course of furtherance of business. Consequently, services provided by Raman brother to him would not be treated as supply under section 7 read with schedule 1। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन। इफ रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई, बताइए अगर उसने चेन्नई की अपनी बिजनेस यूनिट के लिए लिया होता और फैमिली डिस्प्यूट के लिए नहीं लिया होता तब भी ये सप्लाई नहीं होता। बिकॉज 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 ये रिलेटेड पर्सन है ही नहीं। जीएसटी तो तभी लगता, सप्लाई तो तभी माना जाता जब ये रिलेटेड पर्सन से लिया जाता। ठीक है जी। In the above case, if Raman has taken advice with regard to his business unit, services provided to him would still not be treated as supply, although the same are provided in the course of furtherance of business, but are provided without consideration, क्योंकि ये related person नहीं है, section 71B के according consideration ही नहीं है, तो बाहर GST से। गुड, कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताना कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे को जानना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द गुड्स सप्लाइड ऑन ए हायर परचेज बेसिस, हायर परचेज पे आपने माल बेचा है, गुड्स, सर्विसेज की बात हम नहीं कर रहे। गुड्स आपने बेचे हैं ऑन हायर परचेज बेसिस, विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? ये तो कुछ समझ नहीं आया। एक्सप्लेन द वैलिडिटी, नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो कभी गलत नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एज देयर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल albeit at a future date, but at a future date। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, छोटा सा लिख देना, ज्यादा बड़ा ना लिखना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं मिस श्रीनिधि कौशिक। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही है सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ बच्चों, इंपोर्ट ऑफ सर्विस इनका पेट चैप्टर में से टॉपिक है। रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेजिडेंस। श्रीनिधि कौशिक ने अपने रेजिडेंस के लिए, जो मुंबई में है रेजिडेंस, रेशल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से कुछ सर्विसेज ली। द अमाउंट पेड फॉर द सेट सर्विसेज $5,000 ऑस्ट्रेलियन। देखो दोस्तों, सेक्शन 71B के अकॉर्डिंग इस पे जीएसटी बनता है, लेकिन नोटिफिकेशन अगर मैं 9/2017 पॉइंट नंबर 10 लगा दूंगा तो ये एग्जेम्प्ट है, इट इज सप्लाई। पेपर के अंदर क्वेश्चन है, सप्लाई पूछ रहा है वो ये नहीं पूछ रहा जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वो पूछ रहा है वेदर इट अमाउंट्स टू सप्लाई। देखो एग्जाम्पशन को अगर हम साइड करते हैं तो सप्लाई तो ये है ना, सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो आपने अगर बहुत अच्छा लिखना है तो आप एग्जाम्पशन की वो नोटिफिकेशन साथ में रख सकते हो, अदरवाइज आप अगर इतना भी लिखोगे इट विल अमाउंट टू सप्लाई एज पर सेक्शन 71B, तो आपका काम चल जाएगा। आंसर यहीं पे है। Supply under section 7 includes importation of services for a consideration, even if it is not in the course or furtherance of business. Thus, although the import of service
is not in the course of furtherance of business availed in credit, it would amount to supply. अगला क्वेश्चन, अब इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली फॉर हर रेजिडेंस, चलो जी घर के लिए ही बात हो रही है, लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई, शुक्र है घर चेंज नहीं किया, फ्रॉम हर ब्रदर, ब्रदर आते ही साथ आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, रेड विथ सेक्शन 2 फैमिली की डेफिनेशन, ठीक है। मिस्टर वरुण रिजाइडिंग इन सिडनी, इसका भाई जो है सिडनी में रहता है, क्या बात है, होली डिपेंडेंट ऑन मिस श्रीनीति, वो होली डिपेंडेंट है श्रीनीति के ऊपर, यानी कि ही इज रिलेटेड पर्सन एज पर सेक्शन 2 एंड एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी। अब ये रिलेटेड पर्सन बन गया है क्योंकि ये होली डिपेंडेंट है मिस श्रीनीति पर, डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन, कोई बात नहीं भाई साहब, शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन से सर्विस लिए, क्या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिए, बस ये क्वेश्चन रह गया मेरे माइंड में। रेजिडेंस तो सप्लाई नहीं है, और अगले क्वेश्चन में क्या देगा वो, अगर वो अपने बिजनेस प्रीमाइस के लिए ले रही है तो नाउ दिस विल अमाउंट टू सप्लाई, ठीक है। तो बी पार्ट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई बट सी विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, वही सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, सी विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, सेक्शन 7 रेड विथ शेड्यूल 1, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स, वाह भाई वाह क्या नाम है, फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर, रेफ्रिजरेटर 500 लीटर टैक्सेबल एट 18%, रेफ्रिजरेटर टैक्सेबल, रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर, ओके स्टेबलाइजर फॉर रेफ्रिजरेटर, एलईडी एयर कंडीशनर स्टेबलाइजर, ठीक है जी, सबके अलग अलग रेट्स हैं। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगल इनवॉइस, अरे भैया मिक्स सप्लाई तो करने की तैयारी नहीं चल रही इसकी, ध्यान से पढ़ना, इंडिकेटिंग द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम्स सेपरेटली इन द सेम, भाई साहब प्लीज नोट, आपको क्वेश्चन से रग पकड़नी है एग्जामिनर की, वो क्या जानना चाहता है, इंडिकेटिंग द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम्स सेपरेटली, सबके अलग अलग प्राइस लिख दिए तो भैया सब पे अलग अलग टैक्स लगाओ ना यार, सबके रेट आ रहे हैं आपके पास 18, 12, 12, 28, 12, कोई लड़ाई है ही नहीं। अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन ए सिंगल चेक ऑफ रुपीज 1 लाख, हाँ कोई बात नहीं भैया 5 पेमेंट मत कर, 1 पेमेंट कर दे, और ऑल ऑफ द आइटम्स एज ए कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस, दिस इज अ रॉन्ग वर्डिंग्स इन द क्वेश्चन, कंपोजिट क्यों लिख रहा है ये, दिस इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, दिस इज नॉट अ मिक्स सप्लाई एज वेल, state the type of supply and the tax rate applicable in this case, बहुत ही सिंपल है सर, आइटम सप्लाइड बाय दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, ऑब्वियस सी बात है, रेफ्रिजरेटर के साथ फ्रिज कौन बेचता है भैया, अलग अलग आइटम से अलग अलग सप्लाई है, therefore such supply is not a composite supply. Further, although Akbar Retail Store has paid a composite discounted price for all these goods, Damdam Electronics has not charged a single price for the set supply, उसने अलग अलग prices उन सब के लिए charge किए, therefore set supply is also not a mixed supply, it is not a mixed supply, it is not a composite supply, तो हर एक आइटम के ऊपर therefore supply of individual items which are taxable at the respective rates applicable to them, बिल्कुल ठीक है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। मणिकरण ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रजिस्टर्ड सप्लायर कहाँ का है जी, दिल्ली का है, 20,000 पैकेजेस एट ₹30 ईच इन पंजाब, इसने कुछ पैकेट बेचे हैं पंजाब में, आईजीएसटी लगेगा भैया, ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट है, 2 फ्रूट जूस, अरे बाप रे ये जीएसटी, एंड ए पैकेट ऑफ टॉय बैलून्स, ये भैया मिक्स सप्लाई में आएगा, इसने सब कुछ मिक्स कर दिया, 2 चॉकलेट 2 फ्रूट जूस और पैकेट ऑफ टॉय बैलून्स, रेट्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल इन द गिवन केस, द रेट्स ऑफ जीएसटी टू बी एज अंडर, चॉकलेट 18, फ्रूट जूस 12, टॉय बैलून्स 5%। अब ये तो भैया मिक्स सप्लाई में चला गया, कैसे चला गया सर जी, मिक्स सप्लाई मींस 2 or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply and it does not constitute a composite supply. Chocolate, fruit juice bottle and a packet of toy balloons is a mixed supply, as each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. Further, as per section 8, mixed supply is treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of
टैक्स, देन 18% सबके ऊपर लग जाएगा। और कर लो मिक्सिंग, और कर लो मिक्सिंग, दे दो टैक्स, हमको क्या है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गगन इंजीनियरिंग रजिस्टर्ड इन हरियाणा। अच्छा जी भाई साहब, हरियाणा में रजिस्टर्ड है। प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज फॉर हैवी स्टील मशीनरी। प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज, भाई साहब मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज दे रहा है, गुड्स नहीं बेच रहा। फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क, गगन इंजीनियरिंग सेंड्स इट कंटेनर ट्रक्स equipped with items like repair equipments, consumables, tools, parts, etc. from Haryana workshop to its own repairing centers located in other states across India, where the client's machinery, जहां पे clients की मशीनरी मंगाई जाती है, and are being repaired। ठीक है भैया, जो मशीनरी की रिपेयर का बिल है उस पर जीएसटी ले लो। डिस्कस द लेविलेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स। अरे बाप रे, इसने ट्रक्स के मूवमेंट के ऊपर जीएसटी की बात कर दिया। From the workshop of Gagan Engineering in Haryana to its own repairing centers located in other states across India। भैया हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर आप रिपेयरिंग के लिए कोई ट्रक्स की मूवमेंट को कर रहे हो तो ट्रक्स की मूवमेंट पे कोई जीएसटी नहीं है, वो जो रिपेयर करेंगे उस पे जीएसटी है, वही लिखा हुआ होगा। एज पर सेक्शन 25(4), ये तो रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्संस की बात कर रहा है। ए पर्सन वाज ऑब्टेन्ड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, in respect of each such registration be treated as distinct person, where activities to be treated as supply schedule 1 distinct persons, ये सब वही है, आप पढ़ लीजिएगा। as per the CBIC circular, मैं वहां से पढ़ रहा हूँ जहां से अपने लिए relevant है। interstate movement of various modes of conveyance including trucks carrying goods and or passengers or for repairs and maintenance between distinct persons as specified in section 25(4), not involving further supply of such conveyance, नॉट इन्वॉल्विंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कन्वेंस, वो कन्वेंस उस ट्रक को नहीं बेच रहे हैं। मे बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस एंड देयरफॉर विल नॉट बी लेविएबल टू आईजीएसटी। एप्लीकेबल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी विल बी ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस डन फॉर सच कन्वेंस। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन टू इट्स रिपेयर सेंटर्स is neither supply of goods nor a supply of services। सरवन्ना एंड सन्स। क्वेश्चन नंबर 12, विशेष टू स्टार्ट सप्लाइंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अरे सर, ये तो बहुत जगह पढ़ा है हमने, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सेक्शन 9 से बाहर कर दिया था इसको सर। हाँ याद आ रहा है। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु स्टार्ट सप्लाइंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक लिकर को सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। देयरफॉर इट अप्लाइज फॉर लाइसेंस टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया फॉर सेलिंग लिकर फॉर विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज चार्ज स्पेसिफाइड फीस फ्रॉम इट। उस पे अपने को याद आ रहा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लाइसेंस के लिए जो फीस है उस पर कोई जीएसटी नहीं था, याद आ रहा है। एक स्पेसिफिक सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया था। एग्जामिन वेदर द ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सरवन्ना एंड सन्स क्वालिफाई एज सप्लाई। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट have been notified to be neither treated as supply of goods nor a supply of services. Such a license is granted against consideration in the form of license fees or application fees or by whatever name it is called. Therefore, it is not a supply of goods and not a supply of services। सर आपने जो कराया था बिल्कुल वही आ रहा है पेपर में। हाँ बच्चों, ये वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने जानबूझ के 2 बार डाला हुआ है, आप इसको पढ़िएगा जरूर। श्रीनीति का अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है। आगे आगे जिंदगी और कुछ भी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब दोस्तों जैसे ही ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता था ना, मेरे तो तुत्ते उड़ जाते थे, भाई क्या लिखूं यार, मैं क्या लिखूं यार। अंडर द सीजीएसटी मोटा तो मार नहीं रखा सर रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का। अब बताओ मैं कैसे लिखूं इसको, मुझे तो ये टर्म डिफाइन करनी है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कौन होगा? जो आपको पेमेंट दे रहा है, दैट विल बी रिसिपिएंट। अगर आपने गुड्स बेचे हैं और वो गुड्स की डिलीवरी ले रहा है, ही इज द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आपने किसी को सर्विसेज दी और उसने सर्विसेज ली,
दैट इज रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बस आप तो लिख दो सर अपने हिसाब से। रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मींस where a consideration is payable, the person who is liable to pay that consideration. Where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom goods are delivered or made available, or to whom possession or use of goods is given or made available. Where no consideration is payable for the supply of service, the person to whom the service is rendered, and any reference to a person to whom a supply is made shall be construed as a reference to the recipient. इतने अच्छे से नहीं भी लिख पाओगे कोई बात नहीं चलेगा. Shall include an agent acting as such on behalf of the recipient in relation to supply of goods or services or both. आप ब्लैंक नहीं हो रहे, मेन पॉइंट ये है, आप लिख पा रहे हो. इतने अच्छे से तो नहीं लिख पाओगे, मैं मानता हूं. ये तो पूरा इन्होंने बेरक छाप दिया है. ये तो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया था. रमन वाला भी रिपीट हो रहा है क्या? हो हु इज ए वेल, अच्छा जी, रमन चेन्नई में है, आर्किटेक्ट है, उसका ब्रदर वेल सेटल्ड है लंदन में. उसने उसे लीगल एडवाइस ली फ्री ऑफ कॉस्ट. फैमिली डिस्प्यूट, भाई साहब आते ही साथ जीएसटी सप्लाई से बाहर. एग्जामिन सप्लाई होगी या नहीं होगी. रमन हैज टेकन इन बिजनेस यूनिट, होगी नहीं होगी. बिजनेस यूनिट के लिए अगर वो ले रहा है फ्रॉम हिज वेल नोन लॉयर, वेल नोन लॉयर, दोनों ही केसों में सप्लाई नहीं होगी. ठीक है बच्चों, रिवाइज करना इसको. Whether the following services will be treated as supply of goods or supply of services. ये बताना भैया क्या ये supply of goods है या supply of services है. Renting of movable property, services, very easy. Transfer of right in goods without transfer of title. भैया टाइटल नहीं दे रहे आप, राइट दे रहे हो उसको गुड्स को यूज करने का, तो सर्विसेज. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी सर्विसेज है. टेम्पररी ट्रांसफर यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यूज करने का राइट दे रहे हो, टेम्पररी ट्रांसफर सर्विसेज. ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट ए फ्यूचर डेट. हायर परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन, whether the transfer of title and possession is necessary for a transaction to constitute supply of goods. क्या ट्रांसफर ऑफ टाइटल और पोजेशन दोनों देने जरूरी हैं? देखो आइडियली तो जरूरी है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन हायर परचेज एक ऐसा केस है जहां पे सिर्फ आपने टाइटल ट्रांसफर कर दिया, पोजेशन आपको नहीं दिया गया है. इन सब पोजेशन, सॉरी, पोजेशन में भी ट्रांसफर इमीडिएटली. हायर परचेज वाले में पोजेशन आपको अभी दिया जाता है, बट टाइटल कब ट्रांसफर होगा? एट ए फ्यूचर डेट और हायर परचेज एग्रीमेंट, तो दे विल आल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है. डिस्कस द टर्म कंपोजिट सप्लाई एंड इट्स टैक्सेबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ. कंपोजिट सप्लाई क्या था? where two or more supplies are involved, one of which is a principal supply, and these two or three supplies are naturally bundled as per section 8 read with section 2 of the CGST Act. ठीक है, comprising two or more taxable supplies or any combination thereof are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of that principal supply. ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिख देना इज्जत से, कभी 2 लाइन लिख के आ जाओ. एग्रीगेट टर्नओवर याद आ रहा है. ऑल सॉर्ट्स ऑफ टर्नओवर्स, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाईज, बट रिवर्स चार्ज की जो इनवर्ट सप्लाईज है दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीगेट टर्नओवर. ठीक है, वही सब कुछ लिखा हुआ है. टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज. द अबव विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस. It will exclude central tax, state tax, union territory tax, integrated tax. Moreover, the value of inward supplies on which tax is payable under reverse charge is not taken into account for calculation of aggregate turnover. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The goods supplied on hire purchase basis will be treated as supply of services. क्या हायर परचेज बेसिस पे जो माल बेचा जाएगा क्या उसको सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी? आंसर इज नो, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर शेड्यूल 2 रेड विद सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9.
साहब सेल्स एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी। अच्छा जी, ये एयर कंडीशनर का काम करता है। नीड्स 4 एयर कंडीशनर फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन सफदरजंग एनक्लेव। अब यार ये ऑफिस से एसी लेके जाएगा भाई, पक्की बात है, नालायक बंदा है। ही ट्रांसफर 4 एयर कंडीशनर्स ऑन विच आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड बाय। अरे यार कर दिया ना इसने गड़बड़। फ्रॉम इट्स स्टॉक फॉर द सेट पर्पस। सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1 permanent transfer or disposal of business assets where input tax rate has been availed on such assets will be treated as supply. whether the certificate supply, बिल्कुल ठीक है। सप्लाई की थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया, आप नंबर देख लेना कितने नंबर का है, उतने हिसाब से मैटर अपने हिसाब से कर देना, ठीक है जी। वुड अमाउंट टू सप्लाई। अगला फर्दर है जनकपुरी रेजिडेंट। अगला क्वेश्चन है, जनकपुरी रेजिडेंट है आकाश, वो साहब सेल्स को अप्रोच करता है। ही सोल्ड एन एयर कंडीशनर। अच्छा जी, जनकपुरी रेजिडेंट ने आकाश को एयर कंडीशनर बेचा है फॉर 5,000 रुपए। आकाश had bought the said air conditioner 6 months before, ठीक है जी, फॉर हिज रेजिडेंस। आकाश कोई कस्टमर है, आया भाई साहब ये लो एसी, धाम। द सेल ऑफ एयर कंडीशनर बाय आकाश टू साहब सेल वुड अमाउंट टू सप्लाई। नो भैया, मैं अपने पर्सनल एसेट्स बेच रहा हूं, मैंने उस पर कोई आईटीसी लिया ही नहीं होगा क्योंकि वो बिजनेस एसेट था ही नहीं। However, sale of air conditioner by Akash to Saab Sale will not qualify as supply under section 7, as although it is made for a consideration, but it's not in the course or furtherance of business. Question number 10 दोस्तों, मिस्टर प्रियम डायरेक्टर ऑफ सन मून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। सन मून, वाह भाई वाह, इसमें तो सूरज और चांद दोनों ही ले लिए भैया। प्रोवाइडेड सर्विस टू द कंपनी। अच्छा जी, डायरेक्टर ने सर्विस दी कंपनी को। सर याद आ रहा रिवर्स चार्ज में सेक्शन 9 रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, याद आ रहा है सर, एज अमेंडेड अप टू डेट। हाँ जी, फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 1,25,000 रुपए। पहले ये देखना है शेड्यूल 3 में कहीं ये सैलरी तो नहीं है, अगर सैलरी है तो शेड्यूल 3 की हिसाब से सप्लाई में काउंट होगा ही नहीं, अदरवाइज रिवर्स चार्ज में कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल इन द बिलो मेंशन्ड इंडिपेंडेंट केसेस। भैया ये सारे इंडिपेंडेंट केस है। हु इज लायबल टू पे जीएसटी? इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। भैया जॉब पे नहीं है, जॉब पे नहीं है, रिवर्स चार्ज आ गया। सनमून नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय नहीं है, शेड्यूल 3 से बाहर करो भैया, शेड्यूल 3 से बाहर करो। पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयर नॉन सप्लाईज, ठीक है। Thus GST is applicable in this case and Sun Moon Private Limited is liable to pay GST under RCM, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है भैया, चाहे आरसीएम नहीं लिखा हुआ हो सकता है इंस्टीट्यूट का आंसर पुराना होगा ये, तो आरसीएम अपना 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन के तहत ये आरसीएम में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते ही साथ आपको समझ जाना चाहिए ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और उसका टीडीएस भी काट रहे हैं ये। आउट ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन 1,25,000 में से 60,000 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सैलरीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा जी, 60,000 रुपए की तो सैलरीज बुक कर रहे हैं, 60,000 रुपए शेड्यूल 3 लगा के बाहर निकालो, ठीक है जी। एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192। However, 65,000 has been declared separately other than salaries in the Sun Moon Company Private Limited accounts and subjected to TDS under section 194J। तो 65,000 रुपए के ऊपर रिवर्स चार्ज कंपनी को जमा कराना पड़ेगा, कंपनी जमा कराएगी और इनपुट ले लेगी। पूरा पढ़ लेना, ठीक है जी। मस्त है, झक्कास। हाँ सर झक्कास तो है, बस पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आए, ऐसे ही आ रहे हैं बेटे, पुराने क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। अरे यार सर कितनी बार एक ही चीज आएगी। इफ ए ट्रेडर लॉन्चेस ए पैकेज सेल फॉर मैरिज कंटेनिंग डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वुडन वार्डरोब एट ए सिंगल प्राइस, बताओ वो किस में जाएगी? सर ये तो नेचुरली बंडल्ड है ही नहीं ना, बेड के साथ रेफ्रिजरेटर क्लब कर रहा है, बताओ। एट ए सिंगल प्राइस, सिंगल प्राइस। ही इज इशूइंग इनवॉइस शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड सेपरेटली। अरे बाप रे, देखा आधा क्वेश्चन पढ़ने का अंजाम, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। इनवॉइस एक ही इशू करेगा लेकिन शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड सेपरेटली। तो भैया ना तो ये कंपोजिट सप्लाई है ना ये मिक्स सप्लाई है, अपना इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर इंडिविजुअल जो जीएसटी होगा वो लगा देना, और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इट विल नॉट कंस्टिट्यूट। अब देखो दोस्तों, इन्होंने आंसर में लिखा है, मैंने भी अभी देखा है,
The question specifies that the various items are supplied at a single rate. The single rate expression is construed as a single rate of tax in the above answer. Further, the single rate may also be considered single price. अब इन्होंने single rate लिखा है क्वेश्चन में, तो भैया अब इसके अंदर एक क्वेश्चन में ये दिमाग लगना चाहिए आपका कि भैया क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सिंगल जीएसटी का रेट भी हो सकता है या हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग प्राइस भी हो सकता है, या सबका एक ही कंसोलिडेट 5 लाख रुपए का पैकेज भी बन सकता है। तो अपने को दोनों तरीके से आंसर देना पड़ेगा गोलमोल। अगर हम इसको ऐसे माने कि एक सिंगल प्राइस पे दिया गया है, इंडिविजुअल प्राइसेस नहीं दिखाए गए, वो तो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका आंसर वैसे खत्म हो गया है ये। इसके बाद इन्होंने नोट बनाया और सेकंड ओपिनियन और बता दी कि भैया अगर सिंगल प्राइस पे दिया जाता तो हम इसको मिक्स सप्लाई में काउंट कर देते। आपको कंफ्यूजन होए कर देना पेपर में। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, पानी पी ले जी गला बिठा दिया आया मैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 आ रहे सर जवाब। अब तो आवाज आ गई सर, आवाज दब गई थी। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द सीजीएसटी एक्ट discussed in brief, when importation of service is to be considered as supply and when it is not to be considered as supply. Importation of services section 7(1)(b) याद आना चाहिए, प्लस शेड्यूल 1 पैरा 4 याद आना चाहिए। Importation of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business to be considered as supply section 7(1)(b). इसके बाद शेड्यूल 1, importation services by a person without consideration is due to provided the following two conditions are satisfied is from a related person। अब देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ठीक लग रहा है तो रिलेटेड पर्सन को डिफाइन भी कर दो, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट outside India and such import is in the course of furtherance of business. The import of services shall not be treated as supply। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। Explain the meaning of supply as per the प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7(1)। ला ये तो घुट्टा मार रखा हमने यार, रट्टे मार रखे हैं सर इसके, तो आपने इतने रट्टे मरवा दिए हैं। द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made for a consideration in the course of furtherance of business। ठीक है, सेक्शन 7(1) इसके अंदर RWA का पॉइंट आ गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 को भी हटा दो यार, शेड्यूल 3 को क्यों नहीं डाला भैया, नाराजगी है कोई शेड्यूल 3 से। चलो जी अगला क्वेश्चन, ये है भैया ग्लोरी लिमिटेड, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं। सेवा ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अप्रोच्ड ग्लोरी लिमिटेड को अप्रोच किया कि भैया कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दो, कुछ डोनेशन दे दो फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज। डोनेशंस आर एग्जेम्प्ट, बट डोनेशंस का यूज कोई बिजनेस दिलाने के लिए नहीं होना चाहिए। Glorian donated a sum of rupees 2 lakh to Seva Trust with a condition that Seva Trust will place a hoarding at the entrance of the trust premises displaying picture of products sold by Glory Limited। Oh my God, बस तो फिर जीएसटी लग जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बिजनेस को फर्दरेंस कर दिया है, जीएसटी लग जाएगा। मिस्टर स्वामी ऑफ चेन्नई, अरे बाप रे चेन्नई से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। इज वर्किंग एज ए मैनेजर विद एबीसी बैंक, बैंक में जॉब करता है। उसने मैसर्स जेकब से हेल्प ली एंड कंपनी ऑफ लंदन एंड टुक सीट एडवाइस फॉर बाइंग ए रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई। मुंबई में घर खरीदने के लिए जेकब से हेल्प ली, ठीक है, एंड उसको यूके कंसल्टेंसी फीस 200 यूके पाउंड दी फॉर दिस इंपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्शन 7(1)(b। ये क्या रिलेटेड पर्सन है जेकब्स? नहीं यार, नाम ही अजीब है। जेकब्स कौन होता है? रिलेटेड है ना भाई? नहीं है, कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है रिलेटेड। तो सेक्शन 7(1) भी मिलेगा। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मिसिंग है सर, नहीं तो जीएसटी लग जाता। नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है सर, बच गया, जेकब से बच गया, जीएसटी नहीं देना पड़ा जेकब से खरीदने में भी। लिस्ट एनी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3। अरे भैया, CGST Act which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service। सर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, फ्यूनरल, एक्शनेबल क्लेम्स, और क्या था, MP MLA चेयरपर्सन, 5 तो हो गई, और देख लो, कोर्ट ट्रिब्यूनल, MP आ गए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आ गया।
funeral, burial, sale of land and subject to paragraph 5A of schedule to sale of building. Actionable claims ये आपके में नहीं कराया मैंने। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज, बड़े खतरनाक से आते हैं भैया एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। भैया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आधा आंसर तो वहीं मिल जाएगा। गुड्स नहीं बोल रहा, सर्विसेज बोल रहा है। मेरे भी तोते उड़ गए थे जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने कहा यार इसका तो आंसर ही नहीं समझ में आ रहा। तो बाद में देखा यार सब सर्विसेज लिखा है, गुड्स तो है ही नहीं। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल नहीं लिखा, जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है। इज नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये तो सप्लाई है। पेमेंट ऑफ नॉन कम्पीट फीस बाय एन एक्स एम्प्लॉय टू हिज प्रीवियस एम्प्लॉय, सप्लाई है। रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन, सर्विस है। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ दिस ऑन व्हिच आईटीसी इज अवेल्ड, दिस इज गुड्स। भैया सप्लाई तो चारों हैं, लेकिन दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये आपके इंस्टीट्यूट का अक्टूबर 19 का पेपर का क्वेश्चन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन वुड अमाउंट टू सप्लाई, मतलब पैसा नहीं मिल रहा, कुछ सर्विसेज ली जा रही हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर ये तो इंपोर्ट में तो जान ही खा लिया, हर क्वेश्चन में इंपोर्ट ऑफ सर्विस। हाँ बच्चों, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। बाय ए पर्सन इन इंडिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन यूएसए। अब एक बात याद करो, चिल्ड्रन और स्पाउस चाहे वेल सेटल्ड हो या ना हो, दे आर मैंडेटरी रिलेटेड पर्सन, ठीक है। अब दोबारा, तो क्या ये रिलेटेड पर्सन हैं विदाउट कंसिडरेशन लिए? आंसर इज यस। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी, नो दिस इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन। सर ही इज वेल सेटल्ड इन जर्मनी, ही इज नॉट spouse or children, he is brother. Import of services by a person in India from his brother, wholly dependent on such person in India। अरे वाह, wholly dependent है भैया, brother है, wholly dependent है, तो that is 1 2, ये दोनों तो है ठीक। विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर, wholly dependent on such person in India। डॉटर है, wholly dependent भी है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यानी कि A 1 3 4, this is the right answer। अगला क्वेश्चन, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस, दे चारों की चारों इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस है। अरे रुक जाए भाई, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विल बी डीम्ड एज सप्लाई। शेड्यूल 1 के हिसाब से किस किस को सप्लाई माना जाएगा? एबी एंड एसोसिएट ट्रांसफर स्टॉक ऑफ गुड्स from its Mumbai branch to Kolkata depot for sale of such goods at the depot, this is a supply, ठीक है जी। रघुवीर, a dealer of air conditioners, permanently transfers the motor vehicle free of cost, ITC was blocked, आपने ITC नहीं लिया था, तो this is not a supply। एम्प्लॉई है सन लिमिटेड की, गिफ्ट आया है 50,000 से कम, पैरा 2 शेड्यूल 1, गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू, अगर गिफ्ट अप टू 50,000 रुपए तक है, अप टू 50,000 तक है, तो वो सप्लाई नहीं है। 50,000 से ऊपर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट देता है तो उस पर जीएसटी था। अब ये 50,000 से कम है, यानी कि ये भी सप्लाई नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही सप्लाई है। अच्छा जी, एमएच हुसैन एक फेमस पेंटर है जी, दिल्ली में है। लेटेस्ट आर्ट वर्क टू इंडियन क्लासिक गैलरी को भेजता है एग्जीबिशन के लिए। नो कंसिडरेशन हैज फ्लोन फ्रॉम इंडियन क्लासिक गैलरी टू एमएच हुसैन व्हेन द आर्ट वर्क इज सेंट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन, कोई कंसिडरेशन नहीं ली गई। एमएच हुसैन डिलेमा में है, सोच रहा है whether GST is payable on said transfer of artwork, what would be your advice on the same? ऑप्शंस दे रहा है, जीएसटी इज पेबल एट द सेम अमाउंट टू टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, GST is not same is an exempt supply, no GST is not payable as the same does not amount to supply at all because supply का सेक्शन 7(1)(a) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, रिलेटेड पर्सन नहीं है। ओके सर, ये तो बहुत इजी सा नहीं लग रहा कुछ, मुझे तो बड़ा मजा सा आ रहा है यार, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछता है इंस्टीट्यूट, हमने बहुत अच्छे से मेहनत की है। इसका मतलब ये है बच्चों, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी,
चलो जी, रजिस्टर्ड फार्मा कंपनी है, इसने एक ड्रग इन्वेंट किया फॉर इंस्टेंट क्योर ऑफ कैंसर, कैंसर से इमीडिएटली राहत मिल जाती है। दे सप्लाइड फ्री सैंपल्स ऑफ दिस मेडिसिन टू वेरियस डॉक्टर्स, इन्होंने कई सारे डॉक्टर्स को फ्री सैंपल्स भेज दिए। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको नहीं करा रखा है, क्योंकि ये आईटीसी में आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो आपको उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाना, बट जो फ्री सैंपल्स के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदे थे उसका जो इनपुट है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल प्लस अगर आपने कोई इनपुट सर्विस वगैरह कुछ भी लिया था उस चीज के लिए तो आपको उसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा इज नाइदर लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ फ्री सैंपल्स नॉर एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनपुट्स। इन्होंने बीच में एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा दिया था, इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ फ्री सैंपल्स बट एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ध्यान से ऑप्शन सेलेक्ट करना बच्चों, नोर और बट, बस यही डिफरेंस है, तो ध्यान से गलती नहीं करनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 3? डायरेक्टर्स मंथली सैलरी अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ये तो है। सीटिंग फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग एग्जाम्स, ये नहीं है भैया, ठीक है। अरे बाप रे, पेमेंट टू एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग ब्रोकिंग सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को ब्रोकिंग सर्विसेज और एक्स्ट्रा दे रहा है फॉर परचेज ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये तो भैया हाईटेक एम्प्लॉय है। Such services do not form part of the employment contract entered into by the employer with the employee, both B and C। इन दोनों को शेड्यूल 3 में कोई जगह नहीं दी गई है, सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सैलरी दी गई है। एक अरुण है जी, रजिस्टर्ड सप्लायर है, स्वीट्स बेचता है, बहुत बढ़िया जी, मिठाई बेचता है, बॉक्सेस में बेचता है, कॉस्ट ऑफ ईच स्वीट बॉक्स इज 500 रुपए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज टर्नओवर ही परचेज सर्टेन जूस, 20 रुपए में जूस खरीदा और एडेड जूस विद एवरी स्वीट बॉक्स एज ए गिफ्ट, गिफ्ट जोड़ दिया 520 रुपए का बेचने की बजाय, लेकिन वो बेच रहे हैं 500 रुपए का। जीएसटी के लिए सप्लाई 500 रुपए को माना जाएगा या 520 रुपए को माना जाएगा? आंसर इज 500 रुपीज। भैया जो वो गिफ्ट कैन दे रहा है वो अपनी जेब से भुगत रहा है, कोई रिलेटेड पर्सन वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, ठीक है जी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसको मिल जाएगा, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई? इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला बिल्डिंग का 31 जनवरी को, एग्रीमेंट किया बायर के साथ 1 फरवरी को, पेमेंट रिसीव करी बायर से 5 फरवरी को, तो यानी कि सब कुछ आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट किया है, तो सबसे पहली बात तो ये भी सप्लाई नहीं है। अब ये देखते हैं कौन कौन सप्लाई नहीं है, कौन कौन सी सप्लाई नहीं है। ये तो है ही है, मिस्टर ए सेल्स ए फ्लैट टू मिस्टर बी, स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एस्टेब्लिशमेंट इन दिल्ली टू अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन गुड़गांव हरियाणा रजिस्टर्ड अंडर सेम पैन, ये तो सप्लाई है, ठीक है। सीए राम सप्लाइज अकाउंटिंग सर्विसेज टू इरादा इन लिeu of taxation services received from सीए राधा, this will also be treated as supply। Health club supplies lunch to its members at its annual meeting against a nominal charge, it will also be treated as supply। तो यही है आंसर भैया, डी पार्ट। इसमें से क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9, shall be treated neither as supply of goods nor as supply of सर्विसेज, उसको ना तो गुड्स माना जाएगा ना सर्विसेज माना जाएगा। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, ये तो सप्लाई है भाई, खुद्दू बनाता है। टेम्परेरी ट्रांसफर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी सप्लाई है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, यस, यही है हमारा आंसर। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अरे ये भी है भैया। shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services, तो थर्ड एंड फोर्थ आर बोथ इसके अंदर आपके बनेंगे। देयर वी गो। Sahil, a resident of Delhi, is having a residential property in Vasant Vihar, Delhi, which has been given on rent to a family for rupees 50 lakh per annum।
साहिल एक दिल्ली का रेजिडेंट है, उसने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वसंत विहार दिल्ली में रेंट पे दी 50 लाख पर एनम। सर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, प्लीज नोट। डिटरमिन वेदर साहिल इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच रेंट। अरे भैया साहिल को तो रेंट देना ही नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। यस, सर्विसेज बाय रेंटिंग इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। नो, नो सर्विसेज बाय रेंटिंग और एग्जम्प्ट, ये ठीक है। नो सर्विस और रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई। साहिल बीइंग एन इंडिविजुअल इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये भी गलत है, ये एग्जाम्प्ट सप्लाई है, ठीक है। एज पर अमेंडमेंट रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ये एक अमेंडमेंट आ चुकी है, लेकिन ये अमेंडमेंट से पहले का सवाल था, ठीक है जी। चलो जी, determine whether the following independent cases will be deemed supply even if made without consideration in terms of schedule 1. Stock of goods from its Mumbai branch to Kolkata depot, this is supply. Raghuveer, dealer of air conditioner, permanently transfer the motor vehicle free of cost. ITC on said motor vehicle is blocked. This is not a supply, क्योंकि ITC उसने लिया ही नहीं था। Received gift from an employer on the occasion of Diwali, 21,000 रुपए गिफ्ट अलाउड है, तो सिर्फ फर्स्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 सप्लाई, चैप्टर 3 बोलो, 2 बोलो, कुछ भी बोलो, अपने ने सप्लाई के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं दोस्तों। आशा करता हूं आज आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे होगा। अरे पेपर में एग्जामिनर तो क्वेश्चन तो पूछ, क्या पूछेगा, कुछ भी पूछ भाई, मैं सब कुछ लिखने को तैयार हूं। क्वेश्चन पूछ, कितना घुमाना है घुमा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसी को कहते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारा जीएसटी कोर्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपके लिए वैल्यू एडिशन है। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आपको वैल्यू एडिशन देने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और डिस्क्रिप्शन से आप अपने नोट्स और बैकग्राउंड मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.